गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पहले पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में आपको हमने बताया था कि एक बालक पर वातावरण और वंशानुक्रम में जो प्रभाव होता है वो विशेष रूप से बच्चों पर जो है पड़ता है और उनका महत्व क्या होता है उनके जीवन में, ये सारी चीज़ें मैंने जो है एक वंशानुक्रम के माध्यम से और वातावरण के माध्यम से आपको समझाए थे। उसी प्रकार जो है अब मैं आपको जो है परिवार का प्रभाव बताने जा रही हूँ कि एक बालक पर जो है परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार के किन किन कारणों से जो है बालक का विकास अच्छा होता है या किन कारणों की वजह से बालक का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, उसके बारे में जो है हम आज बताएंगे। तो इस हेडिंग के माध्यम से हम बताएंगे कि निम्नलिखित जो बताया गया है कि बालक के विकास के बारे में एक एक पहलुओं को समझाया गया है कि इन पहलुओं के कारण जो है जब बालक का विकास अच्छा होता है या उच्च स्तर पर होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला है क्या, परिवार का बाल विकास पर प्रभाव। मतलब एक छोटे बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, जो परिवार होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि जो परिवार का प्रभाव होता है वो एक बालक के या शिशु पर उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी भी बालक या का जन्म जो है परिवार में होता है तो वो 3-4 वर्ष तक परिवार के साथ मतलब रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद जो है जो सामाजिक और विद्यालय स्तर पर वह पहुंचता है। 3 से 4 वर्ष के बाद जो है विद्यालय सामाजिक और विद्यालय स्तर पर पहुंचता है। तो वहाँ जो है बाल विकास की प्रथम सीढ़ी अगर देखा जाए, बाल विकास की जो प्रथम सीढ़ी होती है वह परिवार होता है। वो परिवार के ही माध्यम से उसके विकास या उसकी जितने भी जीवन के एक एक पहलू हैं उस पर जो है विकसित होती हैं। तो ये मतलब पहले ये चीज़ें थी कि परिवार की जो पहली सीढ़ी बालक के विकास के लिए माना गया है, उस पर हम ये देखेंगे कि बालक का जो परिवार होता है उस परिवार में अगर बालक जन्म लिया है तो उस परिवार में जिस प्रकार के संस्कार होंगे, जैसे वहाँ की शिक्षा होगी, उस परिवार का जैसे वातावरण होगा, उसी प्रकार बालक पर उसका प्रभाव जो है पड़ता है। जैसे उस परिवार की जो भी संस्कार गतिविधियाँ हैं वो सारी गतिविधियों का जो प्रभाव है वो एक बालक पर पड़ता है। और बच्चा क्या होता है, ये छोटा बच्चा क्या होता है, उसका मन जो होता है बहुत कोमल होता है। और बच्चा जब जन्म लेता है ऐसा नहीं है कि उसे सब कुछ आता है, वह सब संसार के बारे में जानता है, परिवार के बारे में जानता नहीं। उसका जो मन होता है वह कोरा कागज होता है, कोरे कागज की तरह होता है। तो उस पर जो भी चीज़ें लिखी जाती है परिवार के माध्यम से, पहले परिवार की गतिविधियों उसके संस्कार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें परिवार में रहने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो उसकी मेरे गतिविधियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए परिवार को उसकी गतिविधियाँ अपनी और साथ साथ अपने घर का संस्कार अच्छा होना चाहिए, तभी बालक का जो है व्यवहार और संस्कार और उसकी गतिविधियाँ अच्छी हो सकती हैं। इन्हीं विचारों से के तथ्यों पर बाल विकास के जो है उसके भावी जीवन का महल खड़ा किया जाता है, जिससे कि वह आगे अपने जीवन को, अपने भविष्य को अच्छा बना सके। और प्रत्येक पक्ष को देखते हुए, प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हुए बाल विकास के निम्नलिखित पहलुओं पर जो है मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहला विचार क्या है इस पर, शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव। शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव पहला है शारीरिक
शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव। तो ये पहला है। इस सबसे पहला देखा जाता है छोटे बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो उसके शारीरिक विकास की बात हो रही है कि उसका शारीरिक विकास कैसा होना चाहिए जिससे कि उस परिवार का जो प्रभाव होगा उसके शारीरिक विकास पर पड़ेगा। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिन परिवारों का रहन सहन उच्च स्तर का होता है, जिन परिवारों का रहन सहन उच्च स्तर का होता है और स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो उन परिवारों में जो बालकों का विकास होता है वो भी उच्च स्तर पर ही होता है। और ऐसा जैसे वहाँ का उनको जो है पौष्टिक आहार प्राप्त होता है, इससे भी उनकी शारीरिक विकास पर उनका प्रभाव जो है पड़ता है। अगर हम किसी बच्चे को पौष्टिक आहार उसके समय समय पर उसको खाना, उसके हर जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो उसके शारीरिक विकास पर भी परिवार का प्रभाव पड़ता है। अगर हम बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको कब उसे पौष्टिक आहार देना है, कब उसे दूध देना है, या हम रहन सहन हमारे परिवार का कैसा है, अच्छा है, तो उसमें जो है उस बच्चे पर जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत होता है, तो वहाँ बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, काफ़ी अच्छे से डेवलप बच्चा नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें परिवार के स्तर पर ये देखना चाहिए कि उनके परिवारों में बालकों को पौष्टिक आहार बिल्कुल देना चाहिए जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास सही ढंग से हो सके। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उन पर जो है एक बालक की क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, क्या खाना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसके इच्छा के अनुकूल अगर उसकी सारी चीज़ें ज़रूरतें उसकी आवश्यकता पूरी होती रहती है तो शारीरिक विकास में किसी भी प्रकार का जो है अवरुद्ध नहीं हो सकता है। उसका शारीरिक विकास काफ़ी उच्च स्तर पर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो ये परिवार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। जिस परिवार का रहन सहन अच्छा होगा, उच्च स्तर का होगा, तो उस परिवार के बालक जो होंगे उनका भी रहन सहन, खान पीन, ये सारी चीज़ें उनका भी उच्च स्तर पर ही होगा। दूसरा हमारा है मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। तो मानसिक विकास पर प्रभाव पारिवारिक पृष्ठभूमि का अगर देखा जाए तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि का बालक के मानसिक विकास पर विशेष प्रभाव या उस मानसिक विकास पर भी उसका प्रभाव जो है पड़ता है। किसी बालक में, किसी परिवार का या किसी परिवार में जो बालक, तो वहाँ पे छोटे छोटे बालक होते हैं, बच्चा होता है, उसका प्रभाव जो इस परिवार के मानसिक विकास पर उसका प्रभाव उसके ऊपर जो है पड़ता है। जैसे माँ बाप का मानसिक विकास अगर उच्च स्तर का है तो बालक के मानसिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर बालक परिवार में व्यक्तियों की सोच श्रेष्ठ होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो सोच होती है, विचार होता है, वह उच्च स्तर का होता है, तो बच्चे के मानसिक विकास पर भी प्रभाव उसका पड़ेगा। उसका भी मानसिक विकास जो होगा उच्च स्तर का होगा, जिससे कि बालक की जो क्षमता होगी, मानसिक क्षमता होगी, वो भी उच्च स्तरीय पर विचार कर सकता है और सोच सकता है और अच्छी चीज़ें सोच सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बालकों को पोषक तत्वों से युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए। हम अगर बच्चे को उसको
पौष्टिक भोजन जो है आहार देते हैं तो उसका भी प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। अगर हम बच्चे के आवश्यकता के अनुसार अगर उसको हम दूध उसको पौष्टिक आहार नहीं देते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पूरी करते हैं तो वो चीज़ें जो है बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चा उससे जो है बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में जाने लगता है। उसका जो मानसिक विकास है वो सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा। और अगर हम बच्चे के अनुकूल उसके मानसिक विकास के प्रभाव को देखते हुए अपने घर का रहन सहन और खान पीन और पौष्टिक आहार समय समय पर उसे प्रदान करते हैं और उचित आहार उसको देते हैं और उस पर हम ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को किस समय क्या चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ें उसके मानसिक विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर यही चीज़ें हम इसके विपरीत होने लगता है, माता पिता करने लगते हैं, तो बच्चों में ये सारी चीज़ें विपरीत दिशा में होने लगती है और जो मानसिक विकास है वह सही ढंग से विकसित नहीं हो पाती है, सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बालक के मानसिक विकास को हमें क्या क्या उसको ज़रूरत है, क्या पौष्टिक आहार देना चाहिए, कैसा उसका रहन सहन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तीसरा है हमारा जो है सामाजिक, तीसरा हमारा है संवेगात्मक विकास। तीसरा हमारा क्या है? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। संवेगात्मक विकास पर भी एक बालक के संवेगात्मक विकास पर भी परिवार का जो है प्रभाव पड़ता है बालक पर, क्योंकि संवेगात्मक विकास जिस प्रकार जिन माता पिता के जो है जिन परिवारों के माता पिता का संवेगात्मक विकास अगर उचित ढंग से हुआ है तो उनके बच्चों का भी जो संवेगात्मक विकास होगा वो भी उचित ढंग से हो पाएगा। अगर जिन परिवारों में माता पिता के संवेगात्मक या उससे संबंधित उनके रिश्तेदार, नातेदार या परिवार के अन्य सदस्य के संवेगात्मक विकास सही ढंग से नहीं विकास हो पाया है तो वह बच्चों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसमें भी बच्चे क्यों सही ढंग से उनके जो है विकास सही समय पर नहीं हो पाता है। जैसे शिशु अवस्था में जब बालक होता है, कोई शिशु है, उसका जो संवेगात्मक विकास है वो अपने धीरे धीरे समय पर जैसे जैसे उसकी वृद्धि और विकास होने लगता है उसके साथ साथ उसके संवेगात्मक विकास भी उचित ढंग से होने लगता है। तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए या माता पिता को अपने बच्चों पर यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चों के जो संवेगात्मक विकास है, इंटरनली विकास जो है वो सही ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो उन कारणों को हमें जानना चाहिए और कारणों को दूर करने के लिए हमें उसके लिए कोई न कोई संसाधन जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर का जो ये संवेगात्मक विकास है उसका प्रभाव उस पर विपरीत न होकर जो है उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर सही समय पे बालक का संवेगात्मक विकास नहीं हो पा रहा है तो बालक कहीं न कहीं वह आगे चलकर यह समाज के लिए या देश के लिए या परिवार के लिए खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा जो है आगे चलकर उसे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बच्चों में यह विशेष ध्यान देना चाहिए माता पिता को कि उस बच्चे का संवेगात्मक विकास सही समय पे हो रहा है या जिन माता पिता के संवेगात्मक विकास उचित ढंग से है तो बच्चों का भी संवेगात्मक विकास उचित ढंग से हो पाता है। अगर नहीं है तो ऐसा जो है उन पर जो है कई चीज़ें जो होती हैं बच्चों को परेशान करता है। जैसे कुछ लोगों का संवेगात्मक विकास सही समय पर नहीं हो पाता, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश रोना, बालक समस्यात्मक हो जाना,
बालक को किसी को देखकर क्रोध आना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में आ जाती है। अगर माता पिता में है तो बच्चों में भी वो चीज़ें कहीं न कहीं आने लगती है। इसलिए हर माता पिता को अपने संवेगात्मक विकास को उचित ढंग से करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव बालक पर सही ढंग से हो पाए। फिर हमारा है चौथा, भाषा विकास का प्रभाव। चौथा हमारा क्या है? भाषा विकास पर प्रभाव। भाषा विकास पर प्रभाव। भाषा विकास पर प्रभाव। तो ये हमारा चौथा जो चौथा है भाषा विकास पर प्रभाव। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि परिवार के जो अन्य गतिविधियां हैं, तो अन्य गतिविधियों में इसी गतिविधियों पर बालक के या माता पिता या परिवार पर जो है ध्यान दिया गया है कि इन कारण यही चीजें हैं जो बालक के विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो हमारा चौथा क्या है? भाषा विकास पर प्रभाव। देखिए, जिन घरों में या जिन परिवारों में भाषा का विकास बच्चों पर तो सही समय पर उचित ढंग से होता रहता है, जैसे जैसे बालक का विकास और वृद्धि होती है वैसे वैसे बालक की भाषा का भी विकास होने लगता है। तो जिन परिवारों में सुंदर या शुद्धता पूर्वक भाषा बोली जाती है, तो उसका भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। वो भी बालक भी उस शुद्धता और सुंदरता भाषा पर जो है विशेष ध्यान देता है, वो भी बोलना सीखता है। और जिन परिवारों में अगर ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ की जो बोली जाती है भाषा, वही बच्चा सीख लेता है और आगे चलकर वही चीज़ों का वो अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो इसलिए परिवार में अगर आप किसी बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने जब भी आप कोई वाक्य बोलिए या कोई भाषा बोलते हैं आप, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है या वह कितना सुंदर भाषा है कि उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ने लगे। ये सारी चीज़ें जो है परिवार के माध्यम से होता है, क्योंकि परिवार ही है एक जो बच्चे के भाषा विकास पर पूरा ध्यान दे सकता है। तो इसलिए परिवार में भाषा विकास का जो प्रभाव है बच्चों पर, यह जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब हमारा पांचवा है सामाजिक विकास पर प्रभाव। पांचवा हमारा क्या है? सामाजिक विकास पर प्रभाव। सामाजिक विकास पर प्रभाव। तो जैसे ये अन्य पहलुओं में ये भी रखा गया कि सामाजिक विकास पर प्रभाव। देखिए, जिन परिवारों में सामाजिक विकास पर भी परिवार का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जैसे जिन समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका जो है उन परिवार के जब सदस्य उस समाज से जुड़े होते हैं, तो उनका प्रभाव क्या होता है कि बालक पर अन्य गतिविधियों में भाग लेना। जैसे समाज में कोई कार्यक्रम होता है, कोई चीज़ें मतलब हो रही हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चा भी सोचता है कि जैसे मेरे अन्य परिवार के सदस्य जो हैं सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे समाज में होने वाले गतिविधियों पर या कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पर विशेष रूप से पड़ता है। बच्चा भी परिवार से जब परिवार के बाद जो है समाज के संपर्क में आता है, तो उसका प्रभाव जो है उस पर विशेष रूप से पड़ने लगता है। वह भी जो है अन्य गतिविधियों में भाग लेना या समाज में जो है जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जाना आना, ये सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर होने लगता है। छठवां है हमारा चारित्रिक विकास पर प्रभाव। छठवां हमारा क्या है? चारित्रिक
विकास पर प्रभाव चारित्रिक विकास पर प्रभाव। देखिए, जिन परिवारों में परिवार के सदस्यों का जो है चारित्रिक विकास उचित ढंग से होता है या उच्च स्तरीय पर होता है, तो वहाँ बालकों का भी जो चारित्रिक विकास होता है वो भी बहुत उचित ढंग से जो है होता है। वो उन बच्चों में जो है परिवार का जो है विशेष प्रभाव बालक पर पड़ता है। जैसे माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, उनके अंदर नैतिकता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो है अपने परिवार में देखता है, तो वो चीज़ें बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि उनका जो मन होता है वो बिल्कुल कोमल होता है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर विशेष रूप से पड़ता है। तो इसलिए जो परिवार होते हैं उनको भी अपने चारित्रिक विकास को उचित ढंग से करना चाहिए, जिसका प्रभाव बालक पर भी उचित ढंग से हो सके। अगर ऐसा निम्न होता है तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि जो परिवार में हो रहा होता है वही चीज़ें वो भी सीखना शुरू कर देते हैं। अब हमारा 7वां है सृजनात्मक विकास पर प्रभाव। सृजनात्मक विकास पर प्रभाव। हमारा 7वां है सृजनात्मक विकास। जो अन्य गतिविधि है वो 7वां गतिविधि हमारा क्या है, सृजनात्मक विकास पर प्रभाव। जैसे सृजनात्मक विकास का मतलब यह है कि जिन माता पिता या जिन परिवारों का विकास जो है सृजनात्मक ढंग से या उनकी उचित ढंग से विकास होता है, तो उसमें क्या होता है कि बालकों को भी वो चीज़ें उसका प्रभाव बालक पर पड़ने लगता है। वो भी कहीं न कहीं नई चीज़ों का सृजन करना शुरू करते हैं। जैसे घर में माँ होती हैं तो वो कोई चीज़ नई चीज़ें बनाती हैं तो बच्चा उसको देखता रहता है, वो भी सृजन करने की क्षमता उसके अंदर आने लगती है। तो उसका प्रभाव, इसलिए जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य आपका जो है पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, जिसका सृजन बच्चा वह देखकर सही ढंग से कर सके। अगर वही निगेटिव होता है तो बच्चे पर वह विपरीत ढंग से प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए जिन माता पिता या जिन परिवारों का सृजनात्मक विकास उच्च स्तर पर होता है उन परिवारों के बालकों का भी विकास या सृजनात्मक विकास उच्च स्तर पर होता है। हमारा 8वां है शैक्षिक विकास पर प्रभाव। 8वां हमारा है शैक्षिक विकास पर प्रभाव। शैक्षिक विकास पर प्रभाव। ये अन्य गतिविधियों में जो है हमारा 8वां जो गतिविधि बताया गया है वो गतिविधि हमारा 8वां है शैक्षिक विकास पर प्रभाव। तो शैक्षिक विकास पर क्या होता है कि जिन परिवारों में उनके सदस्यों की जो शैक्षिक विकास होता है वो अगर उच्च स्तर पर होता है तो उसका प्रभाव बालकों पर विशेष रूप से पड़ता है। तो उन घरों के जो बालक होते हैं उनका भी जो शैक्षिक स्तर होता है वो भी उचित स्तर पर होता है। अगर निम्न स्तर पर अगर शैक्षिक स्तर होता है तो उस घरों के बालकों का भी जो शैक्षिक स्तर होगा वो निम्न स्तर का होगा, क्योंकि वो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो उनको अपनी शिक्षा उनको ज़रूरत है या नहीं है, या शिक्षा से वो अपने जीवन को कितना अच्छा बना पाएंगे उसकी समझ वो माता पिता को नहीं होती है। लेकिन जिन परिवारों में उनकी शैक्षिक स्तर उच्च स्तर पर होता है तो उन बालकों का भी जो विकास होता है या शैक्षिक स्तर का जो विकास होता है वो बालकों पर विशेष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। वो भी बालक उच्च स्तर पर शैक्षिक रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, वो भी हायर एजुकेशन या शिक्षा के बारे में अपना महत्व देते हैं और अपने जीवन में
शिक्षा को विशेष रूप से वो लोग अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। हमारा अन्य गतिविधियों में जो है रखा गया है 9वां हमारा गतिविधि क्या है कि मूल्यों पर प्रभाव, मूल्यों के विकास 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 पर प्रभाव। 9वां हमारा है मूल्यों के विकास पर प्रभाव। तो मूल्यों के विकास पर प्रभाव, जिन परिवारों का वातावरण नैतिक, मानवीय मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों से युक्त होता है, उन परिवारों में जो बालक होते हैं उनके ऊपर भी वह प्रभाव पड़ता है। उन बालकों का भी जो नैतिक मूल्य और सामाजिक, उसके जो है मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव बालक पर पड़ता है और बालक भी अपने मूल्यों के विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे मूल्यों का मतलब उनकी जो नैतिकता है, जो संस्कार है, जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों पर अगर परिवार उस सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो है अनुकूल चलता है तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। तो बालक भी उसी प्रकार अपने परिवार में या अपने समाज में उन मूल्यों को अपनाता है और नैतिकता को अपनाता है। मानवीय जीवन को जीने का उसका जो प्रभाव है वो बालक पर विशेष रूप से पड़ता है और बालक भी उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाता है। तो इस चीज़ का भी प्रभाव बालक के विकास पर जो है पड़ता है। 10वां हमारा है दक्षता के विकास पर प्रभाव। 10वां हमारा क्या है? दक्षता के विकास पर प्रभाव। 10वां है दक्षता के विकास पर प्रभाव, विकास पर प्रभाव। जैसे लास्ट हमारा विधि जो रखा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के प्रभाव पर या बाल विकास के अन्य पहलुओं पर जो उन्होंने लास्ट बताया है, लास्ट गतिविधि बताया है, तो लास्ट गतिविधि हमारा 10वां है। 10वां में क्या बताया गया है कि दक्षता के विकास पर प्रभाव। दक्षता के विकास पर क्या होता है कि जिन परिवारों में विभिन्न प्रकार के कौशलों युक्त कार्य किए जाते हैं, उस परिवारों में उसका प्रभाव बालक पर विशेष रूप से पड़ता है। कौशलों का मतलब यह होता है कि जैसे अन्य चीज़ें होती हैं, सीखने की जो चीज़ें होती हैं, उस कौशल करने की जो विधि होती है, उसमें अगर परिवार करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि बच्चों पर विशेष रूप से पड़ता है। वो अभी क्या करता है कि उसको देखकर कौशल करने की जो गति होती है वह भी सीखना प्रारंभ कर देता है, तो उसके अंदर भी धीरे धीरे दक्षता आने लगती है। तो इस प्रकार जो है मनोवैज्ञानिकों ने इतने सारे पहलुओं को उन्होंने बताया कि परिवार का जो एक बालक विकास पर प्रभाव होता है, तो ये सारे विकास कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव होता है, मानसिक विकास पर परिवार का प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है, भाषा विकास पर पड़ता है, चारित्रिक विकास हो गया, सृजनात्मक विकास हो गया, और शैक्षिक विकास हो गया, मूल्यों का विकास हो गया और दक्षता का विकास। तो इन सब का विकास जो है एक बालक पर विशेष रूप से पड़ता है। परिवार का अगर परिवार अच्छा है, वहाँ का समाज अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो उसमें एक बालक का जो विकास है वह उचित ढंग से हो पाएगा। अगर ये सारी चीज़ों को एक परिवार फॉलो करता है अपने बालक के लिए, अपने परिवार जो है बालक का भविष्य अच्छे स्तर पर ले जाना चाहता है, तो इन सब चीज़ों पर वह विशेष ध्यान देता है, तभी एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है और वह देश या समाज या परिवार के लिए अच्छा काम कर सकता है। जैसा भी हमने आपको पहले हेडिंग में बताया था
कि बाल विकास पर या परिवार का बाल विकास पर प्रभाव। उसी तरह हमारा दूसरा है कि विद्यालय का बाल विकास पर प्रभाव। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक परिवार का प्रभाव एक बालक पर पड़ता है, उसी प्रकार जब बालक जो है परिवार को छोड़कर 4-5 साल की अवस्था जैसे बालक की होती है, उसके बाद वह छोड़कर विद्यालय स्तर पर जब पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है कि इसका प्रभाव जो है विद्यालय का जो वातावरण होता है, प्रभाव होता है, वह कैसे बालक के विकास पर जो है एक विद्यालय अपना सहयोग प्रदान करती है जो है एक बालक के लिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि विद्यालय का क्या क्या ऐसी गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों के माध्यम से बालक का जो विकास है या भावी जीवन है वो विद्यालय क्या सहयोग कर सकती है एक उसका भविष्य तैयार करने में, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बालक या बाल विकास की प्रक्रिया में विद्यालय का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक परिवार से जब बालक हटकर जब विद्यालय स्तर पर पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है कि विद्यालय का जो योगदान होता है बच्चों के लिए या उसके विकास के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि परिवार के बाद एक विद्यालय ही है जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है और उसमें योगदान विद्यालय अपना भरपूर योगदान या महत्वपूर्ण योगदान जो है बालक के लिए प्रदान करता है। फिर बालक विद्यालय के वातावरण में जब पहुंचता है, बालक जो है परिवार को छोड़कर जब विद्यालय के वातावरण में पहुंचता है तो विद्यालय के स्वस्थ वातावरण से बालक स्वस्थ परंपराओं को सीखता है। मतलब कि वह अगर जिन विद्यालय के वातावरण स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, तो वहाँ के परंपराओं को या वहाँ के वातावरण में बालक ढलने लगता है, वहाँ के परिवेश में जो है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और जिससे कि उसे विशेष रूप से एक शिक्षक को जो उसका योगदान और विद्यालय के वातावरण को उस पर जो है विशेष प्रभाव पड़ने लगता है। अगर जिन विद्यालयों का वातावरण अच्छा नहीं होता है, वहाँ के शिक्षकों का प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं होता है, तो उसका जो प्रभाव है वह बच्चों पर पड़ने लगता है। वह भी अवांछनीय व्यवहार अपने जीवन में करना सीख लेते हैं। अगर जिन परिवारों में या जिन विद्यालयों में बच्चों के साथ वांछनीय व्यवहार किया जाता है, वांछनीय व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ बालक भी उस व्यवहार को सीखते हैं, उस वातावरण में वो सारी चीज़ें प्रक्रिया को सीखते हैं, तो जो है बालक का विकास अच्छा होता है। अगर जिन विद्यालयों में अवांछनीय व्यवहार होने लगता है तो बालक भी उस वातावरण में ढल जाता है और वो भी वो सारी चीज़ें सीखता है जो कि उसका भविष्य, उसका विकास आगे चलकर अवरुद्ध हो जाता है और कहीं न कहीं वह जो है आंतरिक रूप से परेशान हो जाता है। इसलिए विद्यालय ही स्तर एक ऐसा स्तर होना चाहिए, विद्यालय जैसा भी हो उसका वातावरण एक बालक के लिए अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वह अपने भविष्य को अच्छा बना सके और भविष्य को अच्छे ढंग से तैयार कर सके। दूसरी चीज़ें अब मैं जैसे ये अन्य गतिविधियों पर मनोवैज्ञानिकों ने जो है परिवार के प्रभाव के अन्य गतिविधियों को समझाया था, उसी प्रकार विद्यालय के योगदान को वह बता रहे हैं कि विद्यालय का क्या क्या सहयोग हो सकता है एक बालक के विकास के लिए। तो सबसे पहला है कि शारीरिक विकास में सहयोग, विद्यालय का शारीरिक विकास में सहयोग। शारीरिक विकास में सहयोग। देखिए, जिन विद्यालयों में जो है बालकों के अनुकूल वातावरण होता है तो वहाँ पर बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वह उचित ढंग से होता है। तो इसमें शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि बालक के खेल एवं शारीरिक गतिविधियों पर व्यवस्था करना चाहिए। विद्यालय में जैसे
कि समय समय पर जैसे उनका समय पढ़ाई का होता है तो उस समय उनको पढ़ाई करानी चाहिए। जिस समय खेल या अन्य गतिविधियों को करने की व्यवस्था जो होनी चाहिए वह विद्यालय में विशेष रूप से होनी चाहिए, जिससे कि बालक का जो शारीरिक विकास है वह उचित ढंग से हो सके। यह विद्यालय का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शारीरिक विकास तभी संभव हो पाएगा विद्यालय में बालक का जब उसके अनुकूल वातावरण होगा, उसे सही समय पर खेलने को समय व्यवस्था की जाएगी, अन्य गतिविधियां करने में उसका सहयोग किया जाएगा, तो तभी बालक का एक शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो सही ढंग से या उचित ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा है मानसिक विकास में सहयोग। दूसरा हमारा है मानसिक विकास में सहयोग। मानसिक विकास में सहयोग। मानसिक विकास में सहयोग। मानसिक विकास में सहयोग। एक विद्यालय में बालक के मानसिक विकास को अगर उचित ढंग से विकसित करना है तो इसमें यह बालक का जो विद्यालय का योगदान होता है वह महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसमें बालकों को अनेक बालकों के मानसिक विकास में बालक का जो होता है अनेक रूप से जो है उसका प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। जैसे जिनमें कार्ड देकर, जिनमें अक्षर लिखकर, जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना प्ले ग्रुप के, तो उनको क्या करते हैं कि खिलौने के माध्यम से जो है हम उनको पढ़ना, बोलना, लिखना ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है उसका मानसिक विकास जो है उचित ढंग से हो पाए। और विद्यालय स्तर पे या विद्यालय का यह विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है कि उसका मानसिक विकास अनुकूल वातावरण रखकर विद्यालय का तभी हम कर सकते हैं। उनके विशेष गतिविधियों पर ध्यान देकर उनका जो है मानसिक विकास जो है विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं या हो सकता है। तीसरा हमारा है संवेगात्मक विकास में सहयोग। संवेगात्मक विकास में सहयोग। संवेगात्मक विकास में सहयोग। विकास में सहयोग। देखिए, जिन विद्यालयों में जो होता है, जिन विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है या विद्यालय का यह महत्वपूर्ण योगदान होता है कि बालक के संवेगात्मक विकास पर वह विशेष ध्यान दें कि बालक का संवेगात्मक विकास उचित ढंग से हो रहा है या नहीं, उन कारणों को जानना चाहिए। जैसे कि बालक की गतिविधियों को, अन्य गतिविधियों को आयोजन कराना चाहिए। उससे पता चलता है कि बालक में उसके वृद्धि और उसके विकास के साथ साथ उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है। और यह विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि उसके संवेगात्मक विकास में वह अपना पूरा सहयोग दे सके। हमारा चौथा है भाषा विकास में सहयोग। भाषा विकास में सहयोग। भाषा विकास में सहयोग। भाषा विकास में सहयोग। देखिए, भाषा विकास में क्या होता है कि ये विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि एक बालक के भाषा विकास में वह अपना पूरा सहयोग करता है। जैसे जिन बालकों में मतलब कि आयोजन करना चाहिए, कई जैसे विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसमें छात्र शुद्ध भाषा का उच्चारण एवं लेखन कर सके, और साथ ही साथ जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, सभा का आयोजन, कहानी लेखन, ये सारी चीज़ें
समय समय पे विद्यालय में कराना चाहिए। इससे पता चलता है कि बालक का जो भाषा विकास है वह उचित ढंग से हो रहा है। और फिर है सामाजिक विकास में सहयोग। पांचवा हमारा है सामाजिक विकास में सहयोग। सामाजिक विकास में सहयोग। विद्यालय का यह महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वह बालक के सामाजिक विकास में अपना पूरा सहयोग करता है। जैसे विद्यालय सामाजिक विकास में क्या होता है कि समाज में जितने भी कार्यक्रम होते हैं या कोई गतिविधि होती है तो उसमें बालक क्या करते हैं कि एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि बालक को उसको प्रेरणा देना चाहिए कि वह भी अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में भाग लें या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें। उससे क्या होता है कि उस पर जो है बालक का पूरा जो विकास होता है, सामाजिक विकास, वह उचित ढंग से हो पाता है। हमारा है छठवां है चारित्रिक विकास पर सहयोग। चारित्रिक विकास में सहयोग। चारित्रिक विकास में सहयोग। विद्यालय में मतलब कि एक जो बालक का चारित्रिक विकास होता है, जैसे एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह जो भी चीज़ें या जो भी कार्यक्रम होता है वह बालक के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज़, वह भी नैतिकता पूर्वक, आचरण पूर्वक अपने व्यवहार को छात्र के समक्ष करता है, तो छात्र भी क्या होता है कि उस चीज़ को सीखते हैं। उसका जो है प्रभाव, शिक्षक का जो प्रभाव होता है वह बालक के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। और यह शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अपना पूरा सहयोग और योगदान बच्चों में दे कि उसका चारित्रिक विकास उचित ढंग से हो पाए, जिससे कि समाज के लिए, देश के लिए या परिवार के लिए अच्छा हो सके। नहीं तो अगर उसका चारित्रिक विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है या उसके विपरीत शिक्षक कार्य करते तो वो चीज़ें बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए विद्यालय स्तर पर शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वो अपनी चारित्रिक विकास पर विशेष ध्यान दें, जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अब हमारा है सातवां है हमारा सृजनात्मक के विकास में सहयोग। सृजनात्मक के विकास में सहयोग। सृजनात्मक के विकास में सहयोग। विद्यालय स्तर पर बालकों में सृजनात्मक विकास में शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उसका पूरा वह सहयोग करे, योगदान अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दे, जिससे कि बालक में सृजन करने की जो क्षमता होती है वह उचित ढंग से हो सके। जैसे कि विद्यालय में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाने के लिए टीचर दे देते हैं शिक्षकों को, शिक्षक छात्रों को दे देते हैं कि आप इस नई चीज़ों को बनाइए। जैसे आप लोग देखिए बीटीसी में कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम लोग बच्चों से बनवाते हैं, या कोई कार्टून हो गया, फूल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम बच्चों को देते हैं क्योंकि वह अपने स्तर से उस चीज़ को नए ढंग से सृजन करते हैं। इस चीज़ का जो है क्षमता बालक के अंदर, एक शिक्षक जो है उसका कर्तव्य होता है कि बालक पर यह विशेष ध्यान दे तो वह नई चीज़ों का सृजन कर सके या उसकी सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान दे और उसका सहयोग भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्यालय स्तर पर या विद्यालय पर जो है बालक के विकास पर विशेष योगदान होता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। शारीरिक विकास पर पड़ता है, मानसिक विकास पर पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है और भाषा विकास में सहयोग होता है,
सामाजिक विकास में सहयोग होता है और चारित्रिक सृजनात्मक विकास में यह सहयोग एक शिक्षक को छात्र के लिए या बालक के लिए विद्यालय स्तर पर करना चाहिए। वही एक वातावरण ऐसा होता है जिसमें बालक अपना सर्वांगीण विकास या एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब आज मैं इतना ही आपको समझा रही हूँ। इसके बाद में जो है अगले वीडियो में समुदाय और सामाजिक आसपास के वातावरण के बारे में समझाऊंगी। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।